3 दिसंबर 1984 ये वो समय था जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री में रात के करीब 1 बजे एक जहरीली गैस लीक हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर अंदर लगभग 3800 से भी ज्यादा लोग उसमें मारे जाते हैं और 5 लाख से भी ज्यादा लोग उस गैस से अफेक्ट हो जाते हैं। एक पीढ़ी के बाद अब हम दूसरी पीढ़ी भी देख रहे हैं कि कैसे कार्बाइड और डाउ केमिकल के जहर उनके अंदर मौजूद है और रातों रात भोपाल का वो पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो जाता है, जहाँ पे जिधर भी देखो सिर्फ लाशें लाशें पड़ी हुई थी। ये दिन हमारे पूरे देश के लिए और स्पेशली भोपाल के उन लोगों के लिए किसी भी नाइटमेयर से कम नहीं था। और ये जो कुछ भी हुआ इसके बदले में वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट को 47 करोड़ रुपए देकर इस पूरे मैटर को खत्म कर लेती है। और उसी मूवमेंट से राजीव दीक्षित ने अपने मन ही मन ठान लिया था कि वो इन सभी फॉरेन कंपनीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उन सभी कंपनीज को भारत देश से बाहर निकालेंगे। और जब तक वो जिंदा थे उन्होंने लिटरली किसी को भी नहीं छोड़ा, फिर चाहे उस समय के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये थोड़े दिन पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गए थे। उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत ही यहाँ से की कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर अपनी सरकार बनाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर न्याय व्यवस्था स्थापित की। और ऐसा ही वो 40 मिनट बोलते रहे। उसके बाद मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक पत्र लिखा और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिस देश का प्रधानमंत्री अभी भी अंग्रेजों के गुणगान करता हो, उस देश की प्रजा की मानसिक गुलामी की स्थिति क्या होगी। और उनके इसी सच बोलने की नेचर की वजह से उन्होंने कई कंपनीज से और पावरफुल पोजीशंस वाले लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। और हमेशा की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह देश भर में अपने कैंपेन चला रहे होते हैं। सब कुछ सही जा रहा ही होता है, लेकिन सडनली 30 नवंबर 2010 को एक न्यूज आती है कि राजीव दीक्षित की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। लेकिन पूरे देश भर में लोगों का मानना था कि उनको जहर दिया गया है और उनकी हत्या हुई है। और ज्यादातर लोग इसमें स्वामी रामदेव पर आरोप लगाते हैं कि वो उनके मर्डर में मिले हुए हैं। लेकिन जब स्वामी रामदेव से इसके बारे में जब पूछा जाता है तो इसके रिस्पॉन्स में वो कुछ ये कहते हैं, अब कोई भी आदमी मर जाए और ये कहते कि उसका मर्डर हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। राजीव दीक्षित, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट अटैक से बेचारा मर गया। लेकिन क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब मैंने स्वामी रामदेव के इतिहास को खंगाला तो सच्चाई कोसों दूर थी और ओवर द इयर्स उसी सच्चाई को दबा दिया गया। दैट्स व्हाई आज राजीव दीक्षित की पूरी लाइफ और उनकी डेथ भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं द लाइफ स्टोरी ऑफ द लेजेंड राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ जिले में हुआ। और बचपन से ही वो एक ऐसे स्टूडेंट थे जो हर चीज को साइंस की हेल्प से समझते थे। और साइंस में बचपन से ही इतने ज्यादा लगाव होने की वजह से उन्होंने अपनी आगे की स्टडी भी साइंस से ही कंप्लीट करी। इसके बाद वो इलाहाबाद से बीटेक कंप्लीट करते हैं और IIT कानपुर से एमटेक कंप्लीट करके आगे की स्टडी वो फ्रांस से करते हैं और वहाँ से वो PhD कंप्लीट करते हैं। राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट ने उन्हें करोड़ों रुपए का ऑफर दिया था कि वो जर्मनी में रह के जर्मनी के लिए काम करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्हें रिसर्च स्टूडेंट की तरह स्वीकार किया गया है। लेकिन वो उस ऑफर को रिजेक्ट करके इंडिया में आते हैं और इंडिया में यहाँ पर CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूट में सर अब्दुल कलाम के साथ 2.5 साल तक किसी रिसर्च पर काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सर अब्दुल कलाम को और राजीव दीक्षित जी को रिसर्च रोकनी पड़ती है। खैर वो एक साइड साइंस की फील्ड में हमारे देश के लिए कुछ कर रहे थे और तभी एक ऐसा समय आता है जो भारत देश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वो समय था 3 दिसंबर 1984 की वो रात जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। उस रात करीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और मेरे मियाँ बाहर निकले और वो क्यों निकले मुझे नहीं मालूम। बहुत तेज सर्दी थी। जब वो बाहर से अंदर गए और मुझसे कहा कि हाजरा उठना, किसी ने मिर्ची जला दी। जब मैंने अपना रजाई से मुंह खोला हो गई, मेरे मियाँ को असर हुआ, वो खत्म हो गए। मेरा बेटा, जब मैंने उसकी शादी करी 26 साल की आयु में, तो उसकी यहाँ बेटी विकलांग पैदा हुई। ये सब हो जाने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट उस कंपनी को सजा देने के बजाय सजा में मिलता है एक सरकारी प्लेन, शैंपेन और कैवियर के साथ अपने घर वापसी की शाही सवारी। गवर्नमेंट उस कंपनी से $470 मिलियन यानी कि 47 करोड़ रुपए लेकर चुपचाप बैठ जाती है और आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है।
और उसी मूवमेंट से करोड़ों लोगों में से एक इंसान ने यानी कि राजीव दीक्षित जी ने ये ठान लिया था कि वो इस देश से हर उस चीज को निकालेंगे जो अंग्रेजों ने हमारे देश में लाई थी। वैसे थोड़ा मूर्ख तो मैं भी हूं, भोपाल वालों को अकेले नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं जानता हूं कि अकेले में कुछ खास उखाड़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं। वे इन फॉरेन कंपनीज के और अंग्रेजी संस्कृति के सख्त खिलाफ थे, फिर चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो या फिर जैसे कि प्रोडक्ट दारू, बियर, क्रीम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐसे सभी प्रोडक्ट्स बनाने वाली फॉरेन कंपनीज को वो हमारे देश से बाहर निकालना चाहते थे। और अपने इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो अपनी इंजीनियरिंग की चलती हुई जॉब छोड़कर साल 1992 में वो आज़ादी बचाओ आंदोलन के नाम से एक कैंपेन चलाते हैं। मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। और देश में वो जगह जगह पर जाकर लोगों को डेटा एंड प्रूफ्स के बेसिस पर लोगों में अवेयरनेस फैलाने लगते हैं। और सालों के संघर्ष के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब राजीव दीक्षित जी की फॉलोइंग करोड़ों में हो जाती है। और इतनी मैसिव फॉलोइंग उनकी उस टाइम पर थी जब इंटरनेट भी नहीं था। और ये समय राजीव दीक्षित जी की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा होता है। और इस समय जब राजीव दीक्षित जी पूरे देश में क्रांति ला रहे थे, उसी समय एक और इंसान भी लोगों में अवेयरनेस फैला रहा होता है। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि स्वामी रामदेव थे। और स्वामी रामदेव ने उसी टाइम के आसपास एक पतंजलि नाम की एक कंपनी स्टार्ट करी थी, जिसको आज आप काफी अच्छी तरीके से जानते हो। और स्वामी रामदेव दावा करते थे कि उनके सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं और आयुर्वेदिक बेस्ड हैं। लीवर के लिए तो एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, ये अचूक औषधि है। हमने ये लिवामृत बनाया है, जबरदस्त है, ये जबरदस्त, अद्भुत। और साइड बाय साइड वो फ्री ऑफ कॉस्ट योगा, प्राणायाम और आयुर्वेदा की टीचिंग्स को प्रमोट किया करते थे, जिस वजह से इनडायरेक्टली पतंजलि के प्रोडक्ट्स बिकते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, स्वामी रामदेव को काफी अच्छे से पता था कि राजीव दीक्षित जी की जितनी फॉलोइंग किसी की भी नहीं है, एटलीस्ट जिसको वो यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो स्वामी रामदेव ने सोचा होगा कि अगर किसी भी तरह से वो राजीव दीक्षित जी के साथ मिलकर कुछ करेंगे तो उनकी एक इमेज तो पॉजिटिव बनेगी ही, उसके साथ साथ इनडायरेक्टली उनका बिजनेस भी ग्रो करेगा। और इसके लिए स्वामी रामदेव ने एक जीनियस स्टेप लिया। ये साल था 1999, जब पहली बार स्वामी रामदेव और राजीव दीक्षित जी एक दूसरे से मिले थे। और इसके ठीक 10 साल बाद यानी कि 2009 में इन दोनों ने एक मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया। भारत देश में एक अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम है भारत स्वाभिमान। इस अभियान के अध्यक्ष हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी और इसका राष्ट्रीय सचिव का दायित्व परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे दिया हुआ है पिछले 5 जनवरी 2009 से। और फिर स्टार्ट होता है साल 2010। लेकिन अब तक ये किसी को भी नहीं पता था कि राजीव दीक्षित जी कुछ ही महीनों में इस दुनिया से जाने वाले हैं। हमेशा की तरह राजीव दीक्षित जी इंडिया के अलग अलग जगहों में जाके लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन जब वो 29 नवंबर 2010 को चंडीगढ़ के दुर्ग जिले में आते हैं और दुर्ग जिले में एक तहसील का नाम है बेमित्रा, वहाँ पर वो दिन के करीब 2 बजे अपनी स्पीच खत्म करते हैं और दूसरी जगह जाने के लिए यानी कि तहसील भिलाई में जाने के लिए वो खुद और एक और आदमी उनके साथ था जिसका नाम है दया सागर। वो दोनों एक कार में बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में ही राजीव दीक्षित जी को कार में पसीने आने लगते हैं और अचानक से हेल्थ उनकी खराब होने पर दया सागर ने उनको पूछा कि आपको ऐसा क्या हो रहा है। इसके रिस्पॉन्स में राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीने में गैस चढ़ गई है, अगर मैं टॉयलेट जाऊंगा तो शायद से कुछ आराम मिल जाएगा। तो वो कार को रुकाते हैं और पास ही में टॉयलेट जाते हैं। राजीव दीक्षित जी को गए काफी देर हो जाती है और दया सागर के बार बार बोलने पर राजीव दीक्षित जी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो उसके बाद दया सागर खुद वहां पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, राजीव दीक्षित जी वहां पे बेहोश पड़े हैं।
फिर उसके बाद उनको तुरंत वहाँ से दुर्ग के आश्रम में ले जाया गया और उन पर पानी वगैरह छिड़का गया तो उनको होश आया और दया सागर और वहाँ के सब लोगों ने राजीव दीक्षित जी को हॉस्पिटल जाने को कहा, लेकिन लास्ट टाइम तक वो अपनी बात पर अड़े रहे कि किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन होम्योपैथी के डॉक्टर के इलाज के बाद भी उनको आराम न आने पर फिर उसके बाद उनके एक पास ही के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दूसरी हॉस्पिटल में ये बोलकर रेफर कर दिया कि ये केस ज़्यादा सीरियस है। उसके बाद राजीव दीक्षित जी को किसी भी तरह से अपोलो BSR हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां करीब रात के 1 से 2 के बीच में 30 नवंबर 2010 को डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। ये तो मर चुका है, मेरे ख्याल से यहाँ लाते वक्त मरा होगा। अब क्या करें? और ये कहा गया कि उनको हार्ट अटैक आया है। और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को पतंजलि योगपीठ ले जाया गया और जब उनकी वहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई थी तो पतंजलि योगपीठ के वहाँ के सभी लोगों ने ये नोटिस किया कि उनका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब किसी को जहर दिया जाता है। और पतंजलि योगपीठ के वहाँ के लोगों ने जब स्वामी रामदेव से ये पूछा, जब मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई, तो इसके रिस्पॉन्स में स्वामी रामदेव उन सब को इग्नोर कर रहे थे। और ये सब एक तरफ चल रहा होता है और दूसरी तरफ स्वामी रामदेव ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक जर्नलिस्ट 2007 से स्वामी रामदेव के बारे में रिसर्च कर रही है, जो कि 2017 में स्वामी रामदेव का पूरा भांडा फोड़ने वाली है। खैर, अभी ये वो समय था जब जहाँ पर पतंजलि योगपीठ पर राजीव दीक्षित जी की डेड बॉडी को रखा गया था और स्वामी रामदेव से कई लोगों ने बार बार ये रिक्वेस्ट करी कि राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम कराया जाए और उनका चेहरा नीला पड़ा हुआ है तो क्यों पड़ा हुआ है। और जबकि स्वामी रामदेव उनको पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि सब लोगों को ये शक था कि इनको जहर देकर मारा गया है। इस क्लिप को आप पूरे ध्यान से देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मैंने स्वामी जी से जो बात की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सत्य है, वो मुझे इस बात को बोलने के लिए कोई डर नहीं लगता और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, समझे क्या? और मैं किसी बड़ी ताकत से भी नहीं डरता, छोटी से भी नहीं डरता, उससे बड़ी ताकत से भी नहीं डरता। तो हम लोग जब वहाँ पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग बॉडी की हालत देखेंगे और उस वक्त जाकर ही हम लोग तय करेंगे कि क्या चीज़ है। कि अगर जहर दिया है तो राजू भाई की बॉडी नीली होगी, जामुनी होगी। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूँगा, मेरे पास में क्लिप्स है। राजू भाई की बॉडी पूरी तरह से नीली थी जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, जामुनी थी। तो मैंने सब लोगों से ये कहा कि मुझे लगता है कि ये हत्या है और इसको ये कुछ साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे रात के, तो हम लोग अभी तो स्वामी जी से नहीं मिल सकते कि इनकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज के नंबर्स लिए और उन सबको अपने अपने नाम से मैसेज किया कि पूजनीय स्वामी जी, हम सब लोग जो आपको मैसेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शंका समाधान के लिए और देश के शंका समाधान के लिए हम आपके सब इसका पोस्टमार्टम हो जाए और सारा खुलासा हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं और ये देश के हित में है। नहीं तो आपके ऊपर भी कल उंगलियां उठेंगी। ये मैसेज सब लोगों ने सेंड किए, 50 लोगों ने रात को। दूसरे दिन सुबह 1 तारीख की सुबह को हम लोग पहुंचे स्वामी जी के पास में और 5:30 बजे जब पहुंचे तो किसी सिक्योरिटी ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया। तो हम लोगों ने कहा कि ये लेटर, मैंने कहा कि ये लेटर हम लोग स्वामी जी को देना चाहते हैं। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने वो लेटर जो है उस सिक्योरिटी को दिया और मैंने कहा कि देखो मेरे पास इसकी जेरॉक्स तो नहीं, मैं आपके ऊपर विश्वास रख के ये आपको देता हूँ कि ये 50 लोगों ने स्वामी जी के पास में लेटर दिया है। बोले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम लोग नहीं दे सकते। मेरा ठीक है कि हम लोग जब तक स्वामी जी नहीं मिलते हम इसी यहाँ पर बैठे रहेंगे, इसी ज़मीन पर, और अगर नहीं आएंगे तो हम लोग सिर्फ नारे लगाने के बाकी रहेंगे। ये बात आप स्वामी जी को जाके बता देना, मेरी बात। तो वो पहुंचा और उनकी कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कुछ डिसाइड किया और हम लोगों को 7:30 बजे ऊपर बुलाया और हम लोगों ने जो बात की उन लोगों से, मतलब स्वामी जी से जो बात की, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मदन, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे। जब मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई, तो वो कहते हैं कि हमने बॉडी जब किसी एरोप्लेन में लाई जाती है तो उस वक्त 2 दिन के लिए रखना है या 1 दिन के लिए रखना है, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन दिया है तो उसके कारण वो बॉडी नीली हो गई। तो मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि क्या मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो क्या बॉडी जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, उसका ब्लड फ्लो नहीं होता है बॉडी में, तो वो इंजेक्शन ने कैसा, उसकी मेडिसिन कैसे गई? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंपिंग किया। पंपिंग अगर कितनी भी ताकत से अगर किया जाए ना तो भी वो पूरे वेन्स में नहीं जाता। हम लोगों ने ये भी उनसे कहा कि टीम जो है, आप अगर इस पूरे बॉडी को वहाँ नहीं ले जाना चाहते तो वो वहाँ की डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आ जाएंगी और वो टीम जो है वो यहाँ पर काम करेंगी और वो 2-4 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। मगर वो नहीं हुआ। तो मैंने जब उनसे एक बात कही तो मुझे सीधा सा ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए, और इस बात को मैंने उनका विरोध किया। हम सारे 10 लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने आखिरी तक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आखिरी में जाते वक्त भी उनसे कहा कि मैं स्वामी जी, मैं आपसे इससे ये नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ।
एक फेज से दूसरे फेज तक जब तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं पैदल, हमको क्रॉस करके कार में बैठकर स्वामी जी चले गए। और वहाँ तो उनको पता था कि हम लोग जो है 20 मिनट में फेज 1 तक नहीं पहुँच सकते। और उस वक्त जो है जल्दी जल्दी निलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई। और ये देखने के बाद जाहिर सी बात आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्यों बाबा रामदेव ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया। लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में भी आखिर क्यों वो मना कर रहे थे। वेल, इसका आंसर आपको 2017 में मिलेगा। Today we have with us the author of the book, Priyanka Pathak Naren, and have been tracking Baba Ramdev since 2007. और उसके ठीक 10 साल बाद 2017 में एक बुक पब्लिश करती हैं बाय द नेम ऑफ गॉडमैन टू टाइकून, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। और इन 9-10 सालों में स्वामी रामदेव के ऐसे ऐसे काले चिट्टे हाथ लगे जिन्हें आज तक स्वामी रामदेव छुपाते आ रहे थे। देन गेस आउट क्या हुआ होगा। इस बुक के पब्लिश होने के 1 महीने के अंदर अंदर ही स्वामी रामदेव कोर्ट से अपील करके इस बुक को बैन करवा देते हैं। What is there in your book which could get it banned? So this book is a product of 10 years of watching Baba Ramdev's life. I've done over 50 interviews, looked at hundreds of documents, ROC documents, RTIs, public sources. और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो I was shocked। ऑथर इस बुक में बताती है यशदेव शास्त्री, जो कि पतंजलि योग पीठ का एक मेंबर था, वो अक्सर स्वामी रामदेव को कहता था कि राजीव दीक्षित जी को ज्यादा टीवी पर ना दिखाया जाए, वरना लोग तुम्हें छोड़कर राजीव दीक्षित को फॉलो करने लगेंगे। क्योंकि ये वो टाइम था जब राजीव दीक्षित जी का इन्फ्लुएंस और उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी, जो कि स्वामी रामदेव की लाइमलाइट छीन रही थी। यशदेव शास्त्री और स्वामी रामदेव का भाई, वो दोनों राजीव दीक्षित जी से काइंड ऑफ चिढ़ते थे। धीरे धीरे पतंजलि योग पीठ में जितने भी मेंबर्स चिढ़ते थे राजीव दीक्षित जी से, वो धीरे धीरे ग्रुप्स बनाने लग गए, एक होने लग गए। और ये बात है 2009 की। और इसके 1 साल बाद ही राजीव दीक्षित जी की डेथ हो जाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनका मर्डर हो जाता है। अब राजीव दीक्षित जी की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई थी या फिर जहर देने की वजह से हुई थी। असली सच है वो भगवान को ही पता है कि क्या हुआ था उस टाइम पर। बट वन थिंग इज श्योर कि उनके साथ उस टाइम पर कुछ तो गलत हुआ था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद ही एक बार दिमाग लगाओ। एक इंसान जिसने मल्टीपल पावरफुल लोगों से और कंपनी से दुश्मनी मोल ले रखी हो और सडनली उस इंसान की डेथ हो जाना, मुझे तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता कि उनकी डेथ हुई थी। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ।